भारत के राज्यों की शासन व्यवस्था को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, केंद्र में तो हम सब जानते हैं कि संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन जब बात राज्यों की आती है, तो कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। कुछ राज्यों में एक सदन है, तो कुछ में दो। ऐसा क्यों है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है। आखिर कुछ राज्यों को दूसरे विधायी सदन की जरूरत क्यों महसूस होती है, जबकि देश के ज्यादातर राज्य सिर्फ एक ही सदन से अपना सारा काम चला रहे हैं? इस सवाल का जवाब हमें हमारे देश की शासन प्रणाली की एक गहरी समझ देता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले दो जरूरी शब्द हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहला, एक सदनीय यानी यूनिकैमरल, मतलब एक ऐसा विधानमंडल जहां सिर्फ एक हाउस या एक सदन हो। और दूसरा है द्विसदनीय यानी बाइकैमरल, जहां दो सदन होते हैं। ये दो शब्द ही हमारी आज की पूरी चर्चा का आधार है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सदन की जो भारत के हर राज्य में है, बिना किसी अपवाद के। इसे कहते हैं विधानसभा, यानी द लेजिस्लेटिव असेंबली, या यूं कहें कि लोगों का सदन। ये किसी भी राज्य के लोकतंत्र की बिल्कुल नींव होती है। तो सवाल उठता है कि विधानसभा इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि इसकी शक्ति सीधे जनता से आती है। इसके सदस्य, जिन्हें हम विधायक या एमएलए कहते हैं, उन्हें सीधे चुनाव के जरिए चुना जाता है। यही वो सदन है जो असल में आम नागरिक की आवाज है, और कानून बनाने का जो मुख्य काम है वो यहीं पर होता है। सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है, और फिर उन्हें वापस जनता के बीच वोट मांगने जाना पड़ता है। इसे हम राज्य सरकार का इंजन भी कह सकते हैं। यही वो शक्ति है जो सरकार को आगे बढ़ाती है, और इसकी जवाबदेही भी सीधी जनता के प्रति होती है। जितने भी बड़े फैसले हैं, राज्य का बजट है और जो भी महत्वपूर्ण कानून है, वो सब इसी इंजन से होकर गुजरते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सदन की तरफ, जो केवल कुछ ही राज्यों में देखने को मिलता है। यह है विधान परिषद, यानी द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसे अक्सर विशेषज्ञों का सदन भी कहा जाता है। तो इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका मुख्य काम विधानसभा से पास हुए कानूनों पर एक बार फिर से विचार करना है, उनकी समीक्षा करना है। ये एक तरह की दूसरी नज़र या एक सेफ्टी चेक की तरह काम करती है, ताकि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना हो जाए और हर मुद्दे पर एक गहरी बहस हो सके। अब इसकी बनावट ही इसे सबसे खास बनाती है। इसके सदस्य सीधे जनता के बीच से नहीं आते। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, इसके कुछ सदस्य विधानसभा के विधायक चुनते हैं, कुछ सदस्य नगरपालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों से आते हैं, कुछ को टीचर्स चुनते हैं तो कुछ को राज्य के ग्रेजुएट्स। और इतना ही नहीं, कुछ सदस्यों को तो राज्यपाल सीधे सीधे कला, साहित्य और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से मनोनीत करते हैं। तो इस अनोखी बनावट का मकसद बिल्कुल साफ है। इसका मकसद है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में सिर्फ राजनेता ही नहीं, बल्कि समाज के अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ और बुद्धिजीवी भी शामिल हों। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कानूनों को सिर्फ राजनीतिक नजरिए से नहीं, बल्कि एक विशेषज्ञ नजरिए से भी परखा जाए। तो अब जब हम दोनों सदनों के बारे में जान गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि पावर किसके पास ज्यादा है? असली ताकतवर कौन है? चलिए इनकी शक्तियों की तुलना करके देखते हैं। पहला और सबसे बड़ा फर्क तो इनके चुने जाने के तरीके में ही है। विधानसभा को अपनी ताकत और लेजिटिमेसी सीधे जनता के वोट से मिलती है, वहीं विधान परिषद की शक्ति अप्रत्यक्ष स्रोतों से आती है, और यही इनके बीच एक बुनियादी अंतर पैदा कर देता है। दूसरा फर्क है इनके कार्यकाल में। विधानसभा तो हर 5 साल में बदल जाती है, या उससे पहले भी भंग हो सकती है, लेकिन विधान परिषद एक स्थायी सदन है। ये कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, और हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ये चीज़ इसे एक निरंतरता देती है। और अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, पैसा। देखिए, पैसे से जुड़े मामलों में यानी मनी बिल्स पर विधानसभा के पास सारी शक्ति होती है। विधान परिषद ऐसे किसी भी बिल को ना तो खारिज कर सकती है, ना ही उसमें कोई बदलाव कर सकती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिनों की देरी कर सकती है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, धन विधेयक की बात तो समझ आ गई, लेकिन बाकी जो साधारण कानून होते हैं, उनका क्या? अगर किसी आम बिल पर विधानसभा और विधान परिषद में कोई मतभेद हो जाए, तो फिर किसकी बात मानी जाएगी?
यहाँ प्रक्रिया बिल्कुल साफ है। मान लीजिए विधानसभा ने एक बिल पास किया और वो विधान परिषद में गया। परिषद ने उसे या तो खारिज कर दिया या उसमें कोई बदलाव कर दिए जो विधानसभा को मंजूर नहीं है। तो क्या होगा? विधानसभा उसी बिल को दोबारा पास करके परिषद को भेज सकती है, और अगर दूसरी बार भी परिषद सहमत नहीं होती तो बिल को दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है, भले ही परिषद ने उसे मंजूरी ना दी हो। तो निचोड़ यही है कि किसी भी तरह के मतभेद की स्थिति में आखिर में विधानसभा की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। शक्ति का संतुलन बिल्कुल साफ तौर पर जनता द्वारा चुने गए सदन यानी विधानसभा के पक्ष में झुका हुआ है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि अगर असली ताकत विधानसभा के पास ही है तो फिर इन कुछ राज्यों में विधान परिषद की जरूरत ही क्या है? और यही वो बड़ी बहस है जो आज भी हमारे देश में चलती है। देखिए, जो लोग परिषद के पक्ष में हैं वो कहते हैं कि ये एक जरूरी चेक बैलेंस का काम करती है जो विधानसभा को मनमानी करने से रोकती है। ये विशेषज्ञों को कानून बनाने में शामिल होने का एक मंच देती है। वहीं जो लोग इसके खिलाफ हैं उनका तर्क है कि ये बस सरकारी पैसे की बर्बादी है और इससे कानून बनाने की प्रक्रिया में फालतू की देरी होती है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये अक्सर चुनाव हार चुके नेताओं को पिछले दरवाजे से राजनीति में बनाए रखने का एक जरिया बन गई है। तो अंत में सवाल यही आकर रुकता है, क्या विधान परिषद वाकई में शक्ति पर एक जरूरी नियंत्रण है जो हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करता है, या फिर ये सिर्फ एक महंगी और पुरानी पड़ चुकी परंपरा है जिसकी आज के तेज दौर में कोई खास जरूरत नहीं बची है? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम शासन में तेजी और दक्षता को ज्यादा महत्व देते हैं या फिर गहरी बहस और विचार विमर्श को।